हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप सर। आज क्लास 9th हिस्ट्री के द फ्रेंच रेवोल्यूशंस यानी फ्रांसीसी क्रांति के लेक्चर 3 को लेकर आया हूं। आप लोग वीडियो को पूरा देखें और उससे लाइक करें और कमेंट्स करें। आगे चलिए शुरू करते हैं। तो आपको बताया गया था थर्ड लेक्चर में शुरू करना था फ्रेंच एबोलाइज्ड मोनार्ची एंड बिकम ए रिपब्लिक, यानी फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। तो इसमें देखते हैं लुई 16वां ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए। हमने बताया था नेशनल असेंबली को अनुमति प्रदान कर दी गई थी या मान्यता प्रदान कर दी गई थी कि वो फ्रांस के लिए एक संविधान बनाए और उस प्रकार से वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची यानी संवैधानिक राजतंत्र बना दिया गया था। अब उसके बाद क्या होता है, उसकी कहानी ये है कि लुई 16वां ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, परंतु प्रसा के राजा से उसकी गुप्त वार्ता चल रही थी। यानी वो प्रसा के राजा से गुप्त वार्ता करने लगा। प्रसा और ऑस्ट्रिया ये दोनों ऐसे कंट्री थे जो मोनार्ची के बहुत बड़े समर्थक थे। परिणामतः 1792 ईस्वी में नेशनल असेंबली ने प्रसा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, यानी प्रसा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। कवि रॉजर डी लाइल, ये कवि हैं जिनका नाम है रॉजर डी लाइल और इनकी रचना है मार्सिले, को स्वयंसेवियों द्वारा पेरिस कूच के समय पहली बार गाया गया और अब यह फ्रांस का राष्ट्रगान है। आपसे पूछा जाए फ्रांस का राष्ट्रगान क्या है तो मार्सिले है। इसके लेखक कौन है? कवि रॉजर डी लाइल। तो वही आगे देखते हैं। लुई 16वां सिग्नेट द कॉन्स्टिट्यूशंस बट हिज सेक्रेट negotiations with the king of Persia were going on. As a result, in 1792 AD, a national assembly passed a resolution declaring war against Persia and Austria. Thousands of volunteers from the province began to gather to join the army. आगे है कि Marsile, composed by the poet Roger de Lisle, was visited by volunteer a Paris of the first time, which the now national anthem of France, यानी नेशनल एंथम है क्या? नेशनल एंथम फ्रांस का है क्या? मार्सिले। इसे लिखा कौन या इसके जो कंपोजिट करने वाले हैं वो रॉजर डी लायल हैं। आगे की घटना देखते हैं। क्रांतिकारी युद्धों ने लोगों को भारी क्षति और आर्थिक कठिनाइयों को उठाना पड़ा, यानी इस युद्ध के कारण फ्रांस के लोगों को भारी क्षति हुई और उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब पुरुष मोर्चे पर यानी युद्ध पर चले गए तो अपने घर परिवार की रोजी रोटी की जिम्मेदारी औरतों के कंधों पर आ गई। देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसे लगने लगा था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि 1791 के संविधान ने केवल समाज के अमीर वर्गों को राजनीतिक अधिकार दिए थे। परिणाम क्या हुआ कि लोग राजनीतिक क्लबों में इकट्ठा होकर सरकारी नीति और कार्य योजनाओं पर चर्चा करने लगे या करते थे। इन क्लबों में सबसे सफल क्लब कौन का था? जैकोबिन क्लब था। समझ आया? युद्ध के कारण भारी कठिनाइयां हुई। महिलाओं को घर का काम देखना पड़ा क्योंकि पुरुष सभी युद्ध पर चले गए। देश के एक बड़े हिस्से को लगता था कि इस क्रांति को और आगे बढ़ना चाहिए। उसका कारण ये था कि पहले वाले जो संविधान बना था 1791 में, उसमें सिर्फ संपत्तिशाली पुरुषों को मताधिकार था। हमने बताया था ऐसे लोग जो कम से कम 3 दिन के वेजेस के बराबर टैक्स देते हैं उन्हें अधिकार दिया गया था। इसलिए सरकारी नीतियों और कार्य योजनाओं पर चर्चा के लिए अनेक राजनीतिक क्लब बने, जिनमें सबसे सफल क्या था? जैकोबिन क्लब था। तो द रिवोल्यूशनरीज वाज ब्रॉट losses and economic difficulties to the people, while the men were away fighting at the front. Women were left to cope with the task of earning a living and looking after their families.
Large sector of the population were converted that the revolution had to be carried further, as the Constitution of 1791 gave political rights only to the rich sections of the society. Political club become an important rallying point of pupils who wished to discuss government policies and plan their one form of action. The most success of this club were जैकोबिन्स, यानी मोस्ट सक्सेस जो क्लब था वो जैकोबिन था। तो पहले हम लोग जैकोबिन के बारे में जानेंगे। जैकोबिन है क्या? तो जैकोबिन क्लब का नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर पड़ा था। यह एक राजनीतिक समूहों का अड्डा था। यानी द जैकोबिन क्लब वाज नेम्ड आफ्टर द फार्मर्स कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब इन पेरिस, which now become the basis of this political group, यानी एक पॉलिटिकल ग्रुप का समूह था। आगे देखेंगे, जैकोबिन के सदस्य समाज के मुख्यतः कम समृद्ध वर्ग के लोग आते थे, जैसे छोटे दुकानदार, कारीगर, सूज मेकर करिएगा, इसे सूज मेकर बनाइएगा, सूज मेकर, पेस्ट्री कुक यानी कि पेस्ट्री बनाने वाला जो कुक है, वॉच मेकर घड़ी बनाने वाला, प्रिंटर, साथ ही नौकरी या नौकर और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी शामिल थे। और इन सब का जो नेता था वो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। आपसे पूछा जाए जैकोबिन क्लब समूह का नेता या लीडर कौन था, तो वो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। द मेंबर ऑफ द जैकोबिन क्लब बिलोंग्ड मेनली टू द लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। दे इंक्लूडेड स्मॉल स्पीकर्स, शॉपकीपर्स, artisans such as shoemaker, pastry cooks, watchmaker, painter, as well as servant and daily wages workers. Their leaders was मैक्समिलियन रोबेस्पियर, यानी इसके जो लीडर थे वो मैक्समिलियन रोबेस्पियर थे। आगे देखते हैं जैकोबिन क्लब के बारे में ही। जैकोबिन के जो सदस्य हैं ब्रीचेस यानी कि घुटने तक वस्त्र पहनने वाले कुलीनों से अलग करने के लिए या दिखने के लिए धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय लिया। मतलब समझ आया? जो जैकोबिन के सदस्य थे वो धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय लिया। वो इसलिए कि जो कुलीन लोग थे वो घुटने तक का वस्त्र पहनते थे, जिसे ब्रीचेस कहा जाता था। तो ब्रीचेस पहनने वाले लोगों से अलग दिखने के लिए उन्होंने क्या किया कि धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय लिया। इसलिए जैकोबिनों को 100 कुलात के नाम से जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाला या घुटने तक वाला। यानी ये बिना घुटने तक वाले थे। क्यों? ये फुल पैंट यानी नीचे तक धारीदार पतलून पहनते थे। साथ ही जैकोबिन सदस्य लाल टोपी भी पहनते थे, जो स्वतंत्रता का प्रतीक होती थी। यानी द मेंबर ऑफ द जैकोबिन डिसाइडेड टू वेयर स्ट्रिप्ड लॉन्ग ट्राउजर्स टू distinguish them from the noble wearing breeches। ठीक है ना? Hence Jacobin is also known as Saukulat, which literally means those without keen breeches। Jacobin member also wore red hats that symbolized इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में इसे देखा गया। तो अब जैकोबिन के ड्रेस को देखते हैं। ये जैकोबिन का ड्रेस है, जो हमने कहा कि धारीदार लंबी पतलून पहनने का, यानी पूरा पतलून। तो ये स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र दिखाए गए हैं। यहाँ एक ये टोपी पहनी दिखाई गई है और यहाँ भी हाथ में लेकर टोपी दिखाई गई है। इसकी बात करते हैं तो यही लाल टोपी क्या है? स्वतंत्रता की प्रतीक है। आगे चलते हैं। जैकोबिन पूरा हुआ तो जैकोबिन के बाद आगे की कहानी देखते हैं कि सन 1792 की गर्मियों में जैकोबिन्स ने खाद्य पदार्थों की महंगाई और अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। ये याद रखना है कि जैकोबिन्स ने योजना क्यों बनाई थी? खाद्य पदार्थों की महंगाई और अभाव के कारण 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिये के महल पर योजना बनाई और क्या किया? 10 अगस्त की सुबह
उन्होंने ट्यूलेरिये के महल पर धावा बोल दिया और राजा के रक्षकों को मार डाला। राजा को बंधक बना लिया। राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डालने का प्रस्ताव पारित किया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। यानी इन द समर ऑफ 1792 द जैकोबिन्स planned an insurrections of the large number of Persians who were agreed by the short supplies and high prices of foods। ठीक है ना। On the morning of August 10 and 10 August they stormed the place of the Tuileries, massacred that king's guards and held the king himself as a hostage। The several hours later a assembly voted empress a royal family। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं कि अब हुआ क्या कि जब राजा को बंदी बना दिया गया तो पुनः चुनाव कराए गए और उस चुनाव में अब 21 वर्ष से आयु से अधिक के सभी पुरुषों को वोट देने का अधिकार दिया गया। वो संपत्ति की बिना परिवाह के, यानी क्या है, वो टैक्स देता हो या न देता हो, सभी को बराबर वोट देने का अधिकार दिया गया। और जो नवनिर्वाचित असेंबली थी उसका नाम क्या था? कन्वेंशन। याद रखना है कि जो 1792 ईस्वी में नवनिर्वाचित असेंबली बनी उसका नाम क्या था? कन्वेंशन। आगे देखें 21 सितंबर 1792, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 21 सितंबर और 21 जनवरी। 21 सितंबर 1792 को राजशाही को खत्म कर दिया गया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया गया। इसके पहले क्या था? संवैधानिक राजतंत्र था, अब जाकर गणतंत्र बना है। लुई 16वां को राजद्रोह के आरोप में एक अदालत ने मौत की सजा सुना दी। परिणाम 21 जनवरी 1793 को उन्हें प्लेस डी ला कॉन्कॉर्ड के सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। तो याद रखना है कब फांसी दी गई, कहाँ फांसी दी गई, ठीक है ना। तो लुई 16वां को 21 जनवरी 1793 ईस्वी को प्लेस डी ला कॉन्कॉर्ड में सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। देखते हैं आगे। इलेक्शन वेयर हेल्ड्स from now on all men of 20 years and above regardless of wealth got the right to vote। The newly elected assembly was called the convention। याद रखना है इसका नाम क्या दिया गया? कन्वेंशन। On 21 सितंबर 1792 is abolished the monarchy and declare France a republic। Louis XVI was sentenced to death by a court on the charge of the treason on 21 जनवरी 1793। इसको याद रखना है 21 जनवरी 1793 he was excused publicly at the प्लेस डी ला कॉन्कॉर्ड में इन्हें जो है फांसी दे दी गई या इन्हें मृत्यु के घाट उतार दिया। नेक्स्ट देखते हैं आतंक का राज, द राइजिंग ऑफ टेरर। यानी जब लुई 16वां को फांसी दे दी गई तो उसके बाद फ्रांस की जो सत्ता है वो रोबेस्पियर के हाथ में आ गई। तो रोबेस्पियर गवर्नमेंट है उसके द्वारा जो पॉलिसियां लागू की गई उन पॉलिसियों के कारण जो है जो भयावह स्थिति तैयार हुई उसे आतंक के राज के नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि द राइजिंग ऑफ टेरर्स या आतंक का राज किसके टाइम में था, तो रोबेस्पियर गवर्नमेंट के काल में। तो 1793 से लेके 1794 तक का जो काल है वो आतंक के युग के नाम से जाना जाता है। यानी आपसे पूछा जाए कि द राइजिंग ऑफ टेरर्स का पीरियड क्या है, तो 1793 टू 1794। रोबेस्पियर के नियंत्रण और दंड की सख्त नीति अपनाई। रोबेस्पियर जब गद्दी पर आए तो उन्होंने नियंत्रण और दंड की एक सख्त नीति अपनाई। वे सभी जिन्हें उन्होंने गणतंत्र के शत्रु के रूप में देखा, यानी जिनको मानते थे कि गणतंत्र के शत्रु हैं, जैसे कुलीन हैं, पादरी हैं और अन्य राजनीतिक दल के सदस्य हैं,
इसके अलावा उनकी अपनी पार्टी के ऐसे सदस्य जो उनकी कार्यशैली से सहमत नहीं थे, तो कुलीनों को, पादरियों को, राजनीतिक दल, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्यों को और अपनी राजनीतिक दल के ऐसे लोग जो उनकी कार्यशैली से सहमत नहीं थे, उनको गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और फिर एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। अगर वो अदालत में दोषी पाए जाते थे तो गुलोटिन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया जाता था। गुलोटिन एक मशीन है जिससे सिर काटा जाता था, आगे आपको दिखाएंगे। तो द पीरियड ऑफ 1793 to 1794 is referred to as the reason to terror. Robespierre followed a policy of the several control and punishments. All those who he saw the beginning enemies, ठीक है ना, enemies of the republic, एग्जाम्पल्स जैसे नोबेल्स यानी कि कुलीन थे, नोबेल्स एंड क्लर्गी, मेंबर ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टी, इवन मेंबर ऑन हिज own party who did not agreed with his method were arrested, imprisoned and then tried by a revolutionaries tribunal. The court found the guilties there were गुलोटिन, यानी उन्हें गुलोटिन मशीन के तहत उन्हें जो है गुलोटिन यानी मौत की सज़ा दी जाती थी। देखिए गुलोटिन मशीन है। गुलोटिन मशीन की विशेषता समझना क्या है कि 2 खंभे वाली एक मशीन है जिसमें एक धारदार ब्लेड रखी होती है, नीचे व्यक्ति को यहाँ लिटा दिया जाता है और इस डोरी को जैसे ही ढीला करते हैं यह धारदार ब्लेड आती है और व्यक्ति के सर को धड़ से अलग कर देती है। इसके जो आविष्कारक हैं उनका नाम ही डॉक्टर गुलोटिन था, यानी इसके जो फाउंडर हैं या खोजकर्ता हैं वो डॉक्टर गुलोटिन थे। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। रोबेस्पियर सरकार ने किया कौन कौन सी चेंजिंग किया जिसके कारण जो है लोगों को इतनी दिक्कत हुई या इतनी परेशानियां हुई या आतंक का राज कैसे बना। तो द रोबेस्पियर गवर्नमेंट मेड द फॉलोइंग चेंज। पहला चेंज है मजदूरी और कीमतों पर अधिकतम सीमा तय कर दी, यानी मजदूरी की और जो वस्तुएं हैं उनकी कीमत की लिमिटेड तय कर दी, क्योंकि जो ये एक आंदोलन पीछे हुआ था इसीलिए हुआ था, महंगाई और खाद्य आपूर्ति के अभाव के कारण। तो पहला काम मजदूरी और कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी गई, यानी प्लेसिंग ए मैक्सिमम सेलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइस। दूसरा गोश्त और ब्रेड की राशनिंग कर दी गई, यानी अब आप इकट्ठा नहीं कर सकते थे जैसे वहाँ पर स्टोर कर ले रहे थे। तो मीट एंड वेट्स वेयर रिलेशंस, ठीक है ना, मतलब कि एक प्रकार से इसको कर दें रेशन। ठीक है ना। थर्ड नंबर पे चलते हैं। किसानों को अपने अनाज को शहरों में ले जाने और सरकार द्वारा निर्धारित कीमत पर अनाज को बेचने के लिए मजबूर किया गया, यानी कोई कह दे कि हम इस कीमत पर नहीं बेचेंगे, ऐसा नहीं है। सबको अपने अनाज को बेचने के लिए ज़बरदस्ती मजबूर किया गया, यानी प्रेजेंट्स वेयर फोर्सेस टू ट्रांसपोर्ट टू ग्रेन टू द सिटीज़ एंड सेल इट प्राइज फिक्स बाय द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स प्राइस पर आपको अपने ग्रेन्स को बेचना होगा। चौथा, अपेक्षाकृत अधिक महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई और सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं की बनी और बराबरी की प्रतीक मानी जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। देखिए इसमें क्या था कि अभी तक जो कुलीन होते थे वो सफ़ेद आटे की रोटियां खाते थे, यानी कि शुद्ध गेहूं का आटा बनता था, और जो जनसाधारण वर्ग के गरीब लोग होते थे उन्हें साबुत गेहूं यानी गेहूं को उबालकर उसका अर्क निकाल लिया जाता था, तो वो गेहूं रेड कलर का हो जाता था और उससे जो रोटियां बनती थी वो लाल कलर की रोटियां आती थी, तो उसे साबुत गेहूं कहा जाता था। तो रोबेस्पियर ने क्या किया कि सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी
और सब के लिए साबुत गेहूं की रोटियों को खाना अनिवार्य कर दिया गया या उसने कर दिया। यानी द यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव व्हाइट फ्लोर वाज फॉरबिडन, ऑल सिटीजन वेयर रिक्वायर्ड टू ईट द पेन, ठीक है ना, ईट द पेन डिगा डेगल मतलब डिगलाइट इक्वलिटी ब्रेड, यानी डिगलाइट्स मतलब वही इक्वलिटी ब्रेड, ए लॉफ मेड ऑफ होल व्हीट्स, यानी जो साबुत गेहूं है उसी को होल व्हीट्स कहते हैं। पांचवा क्या चेंजिंग किया कि बोल चाल और संबोधन में बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। इसके पहले कुलीनों के लिए दूसरे शब्द प्रयोग होते थे और निम्न वर्ग के लिए दूसरे शब्द प्रयोग होते थे। तो जो पारंपरिक रूप से जो प्रयोग शब्द होते थे वो थे मानस्यूर और मादाम, यानी कि महाशय और महोदया, ठीक है ना। मदाम और मानस्यूर शब्द का प्रयोग होता था। अब इसके लिए फ्रांसीसी पुरुषों और महिलाओं के लिए सितोएन यानी नागरिक और सितोइन एवं नागरिका शब्द का संबोधन किया जाने लगा, यानी अब सबको नागरिक शब्द के नाम से संबोधित किया जाने लगा, ठीक है ना। इक्वलिटी वाज आल्सो sought to be practiced through from a speech and address instead of the traditional monsieur यानी sir and madame यानी madam. All French men and women wear henceforth citoyen and citoyenne यानी कि citizen, सब के लिए एक शब्द का प्रयोग होने लगा, वो था citizen। छठवां चेंजिंग क्या हुआ कि रोबेस्पियर ने चर्च बंद कर दिए और उनकी इमारतों को बैरक या कार्यालय में बदल दिया, यानी चर्च वेयर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक्स एंड ऑफिस। तो इसने जो इतनी चेंजिंग की उसका प्रभाव क्या हुआ कि रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक ही त्राही त्राही करने लगे, यानी जो उसके समर्थक थे खुद ही त्राही त्राही करने लगे। अंत में उन्होंने किया क्या कि जुलाई 1794 में एक अदालत ने रोबेस्पियर को ही दोषी ठहराया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उन्हें गुलोटिन पर चढ़ा दिया। यानी रोबेस्पियर का शासन 1 साल चला, उसी को आतंक के युग के नाम से जाना जाता है। रोबेस्पियर pursues his policies so relentlessly that even his supporters began to demand moderation. Finally, the was convicted by the court in July 1794, arrested and on the next day sent to the गुलोटिन, यानी गुलोटिन मशीन से उन्हें अगले ही दिन मौत के घाट उतार दिया गया। तो अब आगे देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर पर ए डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस, यानी कि अब जो है डायरेक्टरी का जो रूल्स चलेगा या शासन चलेगा उसके बारे में देखेंगे, क्योंकि रोबेस्पियर की मृत्यु के बाद यहाँ डायरेक्टरी का शासन लागू होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर पर हम डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस के बारे में देखेंगे। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें।